हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, क्लास 9 की साइंस की एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर 8 है। ठीक है, अध्याय 8। यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये आपका फिजिक्स का पोर्शन होगा। ठीक है, तो इसमें जो है इस चैप्टर में फिजिक्स का जो पोर्शन है इसमें मेनली जो गति यानी मोशन है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग ने बायोलॉजी के काफ़ी सारे चैप्टर जो है क्लियर कर लिए थे और केमिस्ट्री के भी कुछ पढ़े हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ लगातार हम लोग फिजिक्स के पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो अध्याय है ये है गति यानी मोशन। इसमें बहुत सारी जो गतियां हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले गतियों के बारे में कि पहली बात तो ये कहा जाता है कि कोई भी अगर वस्तु है वो अगर मोशन में है तो वो कैसे मोशन में है। वो मोशन में तभी होगी जब उस पर कोई प्रेशर लगाया जाएगा, यानी कि उस पर जब कहीं से ही बाह्य बल वगैरह लग रहा होगा। ठीक है, तभी वो वस्तु जो है वो मोशन में आएगी। तो यहाँ पे देखिए गति का वर्णन किसी जो है जिस तरीके से यहाँ पे रखा गया है उसके लिए क्या कहा गया है कि किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके लिए जब वो स्थिर होगी तो हम उसका पॉइंट आउट कर देंगे कि ये जो है इस जगह पे वस्तु है। ठीक है, तो वही जो पॉइंट होगा वो मूल बिंदु हो जाएगा। उसके बाद अब वो वहाँ से लेकर के जितनी भी डिस्टेंस कवर करेगी वो वहाँ पे जितनी भी मतलब दूरी चल रही होगी तो यही कहा जाएगा कि ये अब मोशन में है। ठीक है, गति कर रही है। इसमें देखिए सबसे पहले आप देखेंगे सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति जो है गति का ये सबसे साधारण प्रकार होता है, सरल रेखीय गति। ठीक है, इसमें आप ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप ऐसे देख सकते हैं किसी सरल रेखीय पथ पर गतिमान जो वस्तुएं होती हैं वो जो गतियां करती हैं वो सरल रेखीय गति करती हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो आपका ये डायग्राम है इस बेस पे आप यहाँ पे पीछे जो कुछ ऐसे जब सरल रेखीय गति हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे टर्म बीच में आते हैं जिनको हम इसी के ही बेस पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सरल रेखीय गति जब कोई वस्तु कर रही होती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। पहली आपकी है दूरी, जिसे हम डिस्टेंस कहेंगे। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, ना कि गति की दिशा की। मतलब अगर हमें किसी वस्तु की डिस्टेंस या दूरी को कवर करना है या दूरी को निर्धारित करना है कि कोई वस्तु कितनी दूर पर है, तो या फिर कोई वस्तु कितनी उसने कितनी दूरी तय की, तो हम सिर्फ उसकी जो अंकीय मान होंगे जो उसकी वैल्यू होगी बस सिर्फ उस पर ध्यान देंगे, ना कि हम उसकी डायरेक्शन नहीं देखेंगे कि वो वापस गई, मतलब जिस जगह गई वहाँ से वापस आ गई या उसने कहीं और जो है एरिया कवर किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेनली हम उनकी डायरेक्शन को ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए क्या है। ओ ए इजिकल टू 60 किलोमीटर, ए बी इजिकल टू 25 किलोमीटर। वही पीछे अभी हम लोग जाकर के इसको अच्छे से देखेंगे। पहले एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं कि कोई वस्तु है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक बार कहा है ओ ए इजिकल टू 60 किलोमीटर। ठीक है, यानी ओ से लेकर के जो डिस्टेंस है ए तक की वो कितनी है 60 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद देखिए ए बी, फिर क्या कहा है ए बी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, पहले यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ली 60 किलोमीटर। ठीक है, फिर वापसी में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ली है ए बी वाली वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जब आप देखेंगे तो ये 25 किलोमीटर है। ठीक है, 25 किलोमीटर है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है कि कोई वस्तु पहले ओ से लेकर के ए तक की वो गई होगी, उसके बाद वापस वो ऐसे घूम करके ए से बी की तरफ आई होगी। अब हमें ये बताना है कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो अगर हमें दूरी तय करनी होगी, दूरी का अगर हम अनुमान लगाएंगे तो मेनली हम क्या कर देंगे कि ये जो ओ ए जो वैल्यू थी, ठीक है, ओ ए प्लस हम ए बी कर देंगे। सिंपल हमारा 85 किलोमीटर हम बता देंगे कि कोई भी वस्तु ने 85 किलोमीटर डिस्टेंस को उसने कवर किया है। ठीक है, सिंपल हम क्या करते हैं कि जो दूरी होती है उसमें हम लोग जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, डायरेक्शन इसमें वैल्यू नहीं करती है। दूसरा यहाँ पे एक और राशि आती है आपकी विस्थापन, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको वस्तु का विस्थापन कहा जाता है। कि प्रारंभिक इनकी जो स्थिति थी और उसके बाद चलने के बाद जो इनकी अंतिम स्थिति होगी उसके बीच में डिफरेंस निकाला जाएगा कि कितनी उसने कवर कर ली या कितनी बची है, उसी को ही हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। विस्थापन जो राशि होती है इसमें आपकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिशा जो है वो ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण में वही सेम चीज़ है अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए ओ ए इजकल टू कितना था 60 किलोमीटर, ए बी इजकल टू उसने फिर वापस से कोई वस्तु ओ से लेकर जब ए तक की गई तो उसने 60 किलोमीटर तय किया, वापस से वो ए बी वापस आ गई 25 किलोमीटर पीछे। ठीक है,
विस्थापन पूछा गया, तो विस्थापन में क्या करना है, डायरेक्शन की कोई वस्तु एक जितनी डिस्टेंस उसने कवर की, जब वो वापस लौटी तो वो जो वापस उसने वो नेगेटिव उसने वर्क किया, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, ओ ए में से ए बी को माइनस कर देंगे, तो 35 किलोमीटर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा। ठीक है, वस्तु यहाँ से यहाँ तक की गई सेम डायरेक्शन, और जब डायरेक्शन की उल्टी दिशा में आई तो इसी को ही हम इस डायरेक्शन से माइनस कर देंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद देखिए विस्थापन यहाँ पे कहा गया शून्य हो सकता है परंतु तय की गई दूरी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप देखिए कोई वस्तु थी जो कि ओ से लेकर के ए तक की जा रही थी। ठीक है, अब उसमें 60 किलोमीटर मान लीजिए वो तय कर रही होगी, लेकिन वापस से अगर वो ए से ओ की तरफ अगर आई होगी तो विस्थापन उस समय शून्य ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से विस्थापन जो होता है वो तो शून्य हो जाता है, लेकिन जो दूरी होती है वो शून्य कभी नहीं होगी, 60 120 हो जाएगी। ठीक है, सीधा ऐड हो जाएगी, इसमें गति की दिशा अनिवार्य है विस्थापन में। अब यहाँ पे देखिए एक समान गति और समान गति। ठीक है, तो ये एक समान गति और ये यहाँ पे और हो जाएगा और असमान गति। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। ठीक है, कोई वस्तु है वो समान समय अंतराल में, मान लीजिए वो 0 से 5 सेकेंड में, ठीक है, 0 जब चल रही थी तो उसकी डिस्टेंस भी 0 थी, 5 सेकेंड में उसकी डिस्टेंस मान लीजिए 10 किलोमीटर हो गई या मीटर हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद 10 सेकेंड में उसकी 20 किलोमीटर हो गई, फिर उसके बाद 15 में उसकी 30 किलोमीटर हो गई। तो क्या समान समय में अगर वो समान दूरी कोई वस्तु तय कर रही है तो वही उसकी एक समान गति कहलाएगी। फिर यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है तो उसकी गति असमान गति कहलाएगी। यानी यहाँ पे कह रहे हैं समान समय अंतराल में, कि जैसे 5 सेकेंड है, ठीक है, 0 से 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में मान लीजिए उसने 10 किलोमीटर उसने तय किया, फिर उसके बाद उसने 10 सेकेंड, मिनट या 10 घंटा जो भी है, ठीक है, मतलब मिनट यहाँ पे कर लें, तो 10 मिनट में उसने कितना कवर किया, उसने 16 किलोमीटर मान लीजिए कवर किया। फिर 15 मिनट में उसने 25 किलोमीटर कवर किया। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है इसकी असमान दूरी वो तय कर रही है। ठीक है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है, तो यही असमान गति कहलाएगी। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति कैसी ये जो है दूरी तय करेगा, मतलब इसकी गति जो होगी वो असमान गति है, क्योंकि देखिए भीड़ में अगर कोई गाड़ी जा रही होगी, जैसे इसको जगह मिलेगी वो तेज़ हो जाएगी, फिर उसके बाद वो रुक जाएगी, फिर जैसी जगह मिलेगी फिर तेज़ हो जाएगी, तो इस तरीके से होगा। और पार्क में बहुत सारे लोग रहते हैं तो वहाँ पे दौड़ रहा व्यक्ति की भी जो है जो भी गति होगी वो ऐसी ही रहेगी। इसके बाद आती है गति की दर का मापन। ठीक है, गति के दर का मापन जब भी किया जाएगा तो उसमें जो हम लोग जिसके बारे में, जिस राशि के बारे में पढ़ेंगे वो होती है चाल। चाल किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। तो गति की दर, जब गति को, ठीक है, उसको जो है जब तय की गई जो दूरी है वो उसको समय से जब भाग दे देंगे तो वही हमारी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। चाल का मात्रक आपका मीटर पर सेकेंड होता है, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ms-1, या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड बोलें, या सेंटीमीटर पर सेकेंड बोलें, या फिर किलोमीटर पर आर बोलें। ठीक है, तो ये तीनों तरीके से इनको लिखा जाता है, डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। इसके बाद आती है औसत चाल। किसी वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। यानी औसत चाल जब भी निकालने का होगा तो कोई वस्तु चाहे जैसी भी उसने दूरी तय की है, कुल उसकी दूरी बटे कुल उसकी चाल। ठीक है, औसत चाल तय की गई कुल दूरी जैसे भी उसने तय की हो, असमान चाल से की हो, समान चाल से की हो, कुल समय अवधि जितनी भी लगी होगी उन सबसे डिवाइड कर देंगे, औसत चाल आ जाएगी, जिसका इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं V=S/T। फिर आता है दिशा के साथ चाल। अब यहाँ पे डायरेक्शन, अच्छा हाँ, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो चाल है वो आपकी अदिश राशि में आएगा, क्योंकि चाल में दूरी का पहली बात तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दूसरी बात यहाँ पे हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विस्थापन में जैसे डायरेक्शन की ज़रूरत है उसी तरीके से आगे की जो राशियाँ हैं उनमें दिशा की ज़रूरत जब पड़ेगी तो ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा की ज़रूरत पड़ती है तो वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले आपका आएगा वेग। तो वेग क्या है, वह राशि जो किसी वस्तु की चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करे वो वेग कहलाती है। ठीक है, अतः एक निश्चित दिशा में चाल को हम क्या कह सकते हैं, वेग कह सकते हैं, कि एक निश्चित दिशा में जो स्पीड रहती है किसी भी वस्तु की वो क्या कहलाती है, वेग कहलाएगी।
जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसकी गति की दर के परिणाम को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। कि कोई वस्तु है, एक तो डायरेक्शन इसमें बता दी गई है कि भाई वह सीधी रेखा में चल रही है, ठीक है, और चाल के साथ वो गति बदलती हुई चाल के साथ वो गति कर रही है, यानी कि इसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम उसका जो है टाइम के साथ उसको हम जो है डिवाइड करेंगे तो ये हम औसत वेग उसके द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग जो भी होगा, ठीक है, औसत वेग का जो है फॉर्मूला आता है, तो ये फॉर्मूला नोट डाउन करिएगा। औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग जो भी वस्तु का रहा हो प्लस अंतिम वेग जो अंतिम वेग रहा हो, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा औसत वेग का। औसत चाल का जो होता है वह तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय अवधि। इसके बाद ये जो एवरेज, जो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है u प्लस वी अपॉन 2। मात्रक इसका वही होता है, जो चाल का मात्रक होता है वही वेग का मात्रक होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलेंगे, वेग में परिवर्तन की दर। अब जाहिर सी बात है जब वेग एक सदिश राशि है तो वेग से बनी जो दूसरी जो राशि होगी वो भी एक सदिश राशि ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेग होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। कि एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की जो माप होती है वो त्वरण कहलाती है। कोई वस्तु है वो प्रति इकाई समय जिसका टाइम ड्यूरेशन दिया गया है उसमें अगर वेग में कोई चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो त्वरण का फॉर्मूला आप ऐसे देख सकते हैं, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए इजकल टू वी माइनस यू, वेग में परिवर्तन यानी कि आपका जो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यहाँ पे वी जो है उसको अंतिम वेग से डिनोट किया जाता है, यू को प्रारंभिक वेग से, बटे टी, क्योंकि अंतिम वेग से में से ही जो है प्रारंभिक को ही माइनस किया जाएगा, उसके बाद ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, त्वरण का हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाएगा। अगर त्वरण जो है वो वेग की दिशा में लग रहा है, ठीक है, तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। यदि अगर विपरीत दिशा में है तो हम उसको ऋणात्मक त्वरण कहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। एक समान त्वरण किसे कहेंगे, उदाहरण के बेस पे हम देख सकते हैं, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति अगर एक समान रूप से त्वरित गति है, ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो एक समान रूप से वो गिरती चली जा रही है। अब उसमें जो भी समय के साथ चेंजेस उसकी वेलोसिटी में हो रहा होगा वही उसकी हम कह सकते हैं कि एक समान त्वरित गति होगी, तो वो क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद असमान त्वरण क्या होता है, एक वस्तु असमान त्वरण से अगर चल सकती है यदि उसका वेग कैसा होगा, असमान रूप से बदल रहा होगा, यानी उसकी वेलोसिटी जो होगी वो असमान रूप से जो है इक्वली नहीं वो चेंज हो रही होगी, तभी हम ऐसे त्वरण को हम असमान त्वरण कहेंगे। उदाहरण में इसका क्या है, एक कार है वो सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण से के साथ गतिमान है। मतलब क्या है, सड़क सीधी है, ठीक है, क्योंकि त्वरण है इसलिए हमें डायरेक्शन सीधी देनी है। तो सड़क सीधी है, उस पर कोई जो है वस्तु चल रही है, उसकी टाइम ड्यूरेशन तो फिक्स है, जैसे 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, इस तरीके से 5-5 का डिफरेंस हो रहा है। लेकिन असमान दर से वो चाल में उसमें चेंज हो रहा है। कभी वो तेज़ चला रही है, ठीक है, जैसे 5 मिनट में उसने जो है कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, उसने मतलब 20 मीटर की उसने डिस्टेंस कवर कर ली। फिर उसके बाद अगले जो है 5 मिनट में वो उसने कितना कवर किया, 50 मीटर की उसने स्पीड अपनी बढ़ा ली। फिर उसके बाद क्या किया, 15 मिनट में उसने जब अगला जो 5 मिनट हुआ तो उसमें फिर से उसने 10 मीटर की ही डिस्टेंस कवर की। तो इस तरीके से क्या है कि वो जो असमान चाल से वो परिवर्तित हो रही है ना, तो तभी हम ये कहेंगे कि जो कार है वो क्या है, असमान त्वरण से गतिमान है, ठीक है। इसके बाद आता है गति का ग्राफीय प्रदर्शन। अब क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में ग्राफीय प्रदर्शन के बेस पे हम लोग इसको मतलब कि यहाँ पे जो गति के जो फॉर्मूले हैं वो डिस्कस करेंगे। हालांकि इसमें मैंने खाली फॉर्मूलों को रख लिया है, जो बहुत ज़रूरी ग्राफ हैं उनको खाली यहाँ पे बताया है, क्योंकि जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो आपको या तो मतलब चैप्टर जो हम लोग ने अच्छे से डिस्कस ही किया था, इसमें खाली आपको न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूलों की ज़रूरत होती है, आए कैसे बस ये ज़रूरी है, वो तो हम लोग ने चैप्टर पढ़ ही लिया था, ठीक है। तो देखिए, गति का जो ग्राफीय प्रदर्शन है वो कैसे ज़रूरी, क्या क्या चीज़ है इसमें।
किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब वस्तु गति कर रही है तो हमें मेनली जो ग्राफ चाहिए होता है वो रेखीय ग्राफ चाहिए होता है। पहला तो ये हो गया। अब जैसे हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे दूरी समय ग्राफ अगर हमें चाहिए तो दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किसमें किया जाता है, वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको दूरी समय ग्राफ में क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे देखिए, आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि जब कोई कोई भी वस्तु है, मान लीजिए, ठीक है, वो समान दूरी समान समय अंतराल में तय कर रही है, तो क्या होगा, उसकी जो चाल होगी वो तो एक समान ही होती है, क्योंकि समान दूरी समान समय अंतराल में कवर कर रही है। लेकिन वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो अगर लिए गए जो समय है उसके समानुपाती, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि समान समय में अगर समान दूरी तय कर रही है तो जो डिस्टेंस है वो जो उसका समय है उसके समानुपाती रख दी जाएगी। ठीक है, यानी कि टी के ये इक्वली हो जाएगी। अब इस प्रकार अगर हम देखें तो एक समान चाल के लिए समान समय के साथ साथ तय की गई जो दूरी है उसका एक ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा, सरल रेखी, एक सिंपल जो एक सीधी जो डिस्टेंस है वैसी आएगी। मतलब आप ऐसे देख सकते हैं, अगर कोई वस्तु एक समान चाल से गतिमान है तो दूरी जो समय ग्राफ है वो ऐसा आएगा कि मान लीजिए ये यहाँ पे आपकी डिस्टेंस है, ये यहाँ पे टाइम दिया गया है, सेम टाइम पे कि जितना इसने यहाँ पे ट्रेवल किया, ठीक है, उतनी डिस्टेंस यहाँ पे कवर की, फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेवल किया, यहाँ पे कवर की। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया कि एक समान चाल से जब कोई वस्तु चलती है तो जो है दूरी समय ग्राफ आता है वो सीधी रेखा में आता है। वही असमान चाल से जब चलती है कि पहले क्या था कि समय जो है वो कम लग रहा था। ठीक है, समय जब कम लग रहा है तो डिस्टेंस देखिए कैसे कवर हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, जब असमान चाल से गतिमान कोई कार है, ठीक है, तो यानी कि जब समय कम लग रहा है तो डिस्टेंस, समय कम लग रहा है तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रही है, फिर उसके बाद जब समय ज़्यादा लग रहा है तो डिस्टेंस कम कवर कर रही है। तो इस तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं कि जब एक समान चाल से कोई वस्तु चल रही है तो आपका जो ग्राफ आएगा वो सीधी रेखा आएगा। असमान चाल से अगर कोई वस्तु चल रही है तो आपका ग्राफ किसी भी तरीके से, कोई भी शेप उसका हो सकता है। ठीक है, कर्व शेप कैसा भी हो सकता है। ये वाला जो यहाँ पे दिया गया है, एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि जब आपकी कोई वस्तु जो है वो उसका जो वेग समय ग्राफ दिखाया जा रहा होगा तो वो आपकी सीधी डायरेक्शन इस तरीके से आपको ब्लॉक जैसा शेप जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं इस तरीके से बनेगा। तो पहले हम देख लेते हैं वेग समय ग्राफ में है क्या क्या चीज़ें। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को ही हम वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शा सकते हैं। कि कोई वस्तु है वो अगर एक सरल रेखा में चल रही है तो वेग समय ग्राफ में मेनली वेग में समय के साथ अगर जो परिवर्तन हो रहा है उसी को ही हम वेग समय ग्राफ में दिखाएंगे। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही टर्म यहाँ पे बोला गया। क्या बोला गया, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की जो ऊंचाई है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक समान चाल से गतिमान किसी कार, तो यहाँ पे देखिए इनकी जो डिस्टेंस है वो इतनी कवर कर रहे हैं ऊंचाई में। ठीक है, तो जब एक समान चाल से कोई वस्तु अगर गतिमान है एक समान चाल, तो वेग समय ग्राफ की जो ऊंचाई है उसमें किसी भी तरीके बराबर बराबर है, ये ऊपर चलती चली जाएगी। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी वस्तु के वेग तथा समय की गुणनफल से विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, वेग तथा समय की गुणनफल से। ठीक है, क्योंकि देखिए विस्थापन जो वेग होता है वो बराबर होता है विस्थापन, ठीक है, और बटे समय। विस्थापन बटे समय होता है। अगर हमें विस्थापन निकालना है तो ये समय इधर चला जाएगा, यानी विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा, वेग वेग गुणा समय हो जाएगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि वेग तथा समय के गुणनफल से हम विस्थापन को ज्ञात कर सकते हैं। फिर वेग समय ग्राफ के द्वारा हम एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु एक समान रूप से अगर त्वरित है तो हम मेनली उसका अध्ययन भी कर सकते हैं कि हम त्वरण भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ जो होगा वो सीधी रेखा में आता है अगर एक समान रूप से कोई वस्तु त्वरित है। असमान त्वरित गति की जो स्थिति होगी उसमें वेग समय ग्राफ जो होगा वो किसी भी आकृति का हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कि बस समान अगर है तो उसमें सीधी रेखा आएगी और अगर असमान है तो उसमें कोई भी आकृति उसकी हो सकती है। अब यहाँ पे है
ग्राफीय विधि से गति के समीकरण, यही आपके जो समीकरण है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपके न्यूमेरिकल और सब में आएंगे। बस ये है कि जैसे इंटर वगैरह की जो क्लासेस होती हैं उनमें इनका डेरिवेशन आ जाता है, तो ये जब हम लोग बड़े क्लास में, हो सकता है कि हाई स्कूल में देखने को इसको मिल जाए, ठीक है, फर्स्ट इंटर में देखने को मिल जाए, लेकिन मोस्टली आपको फर्स्ट इंटर में नहीं, हाई स्कूल में या फर्स्ट इंटर में मेनली इन तीनों क्लासेस में किसी में भी इनका डेरिवेशन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इसका दिया गया है। तो यहाँ पे मेनली हमको इस फॉर्मूले को देख लेना है कि गति के जो समीकरण है वो कौन कौन से। तो पहला जो समीकरण है वो है v इजकल टू यू प्लस ए टी। इसमें देखिए ये वेग समय में संबंध को बताता है, ठीक है, वेग और समय में जो संबंध है उसको बताता है, जहाँ पे ये v जो है वो अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t क्या है, समय है। दूसरा है एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये समय और स्थिति में संबंध बताता है, ठीक है, जो प्लेस होता है उसमें और टाइम में संबंध बताता है। तो यहाँ पे देखिए एस यहाँ पे दिया गया स्थिति के बेस पे, प्रारंभिक वेग और जो है समय हो जाएगा, और यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो समय के साथ मेनली आपको दोनों जगह समय देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है वेग स्थिति में संबंध। जब यहाँ पे वेग स्थिति बोली गई तो जाहिर है इस फॉर्मूले में क्या रहेगा कि समय की बात नहीं की जा रही है, तो ये 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर, उसके बाद 2as यहाँ पे डिस्टेंस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन गति के समीकरण हो गए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ दी गई है, एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ, ठीक है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, इसमें है कि अगर कोई भी वस्तु है, ठीक है, तो अगर वो एक समान त्वरित गति के लिए अगर हम वेग समय ग्राफ देखें तो आपकी कैसी, एक समान गति के लिए आपकी जो रेखा आएगी वो इस तरीके का ग्राफ आएगा, ठीक है। ये नीचे वाला आधा वाला पोर्शन देख लीजिए, इस तरीके का, कि जिसमें गति एक समान रूप से, अगर कोई वस्तु जो है वो त्वरित है या जो है वो त्वरित गति से वो आगे चल रही है, तो वेग समय ग्राफ सीधी रेखा में सिंपल रहेगा, इस तरीके से सीधी रेखा रहेगी। और दूसरी चीज़ कि ये जो है इसकी ऊंचाई भी इक्वल रहती है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। लेकिन अगर कार के वेग का परिमाण त्वरण के कारण अगर उसमें चेंजेस यानी एसेलरेशन के कारण अगर इसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज आ रहा है, तो फिर क्या होगा, तब इसकी जो डिस्टेंस होगी वो चेंज हो जाएगी। पहली कंडीशन में क्या बोला गया है कि अगर कोई वस्तु एक समान त्वरित गतियों से अगर वो चल रही है, ठीक है, तो वेग सीधी रेखा में पहली बात तो ग्राफ आएगा, दूसरा जो उसकी ऊंचाई रहेगी वो इक्वल रहेगी। लेकिन वही क्या कहा है कि अगर वेग का परिमाण त्वरण के कारण चेंज हो रहा है, वेग का परिमाण, ठीक है, तो तब उसकी जो स्थिति होगी, तब जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। तब आपका क्षेत्रफल जो हो जाएगा, पहली वाली कंडीशन में जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा ए बी सी डी, ये वाला ए बी सी डी वाला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने कहा है कि जब एक समान रूप से या जो वेग के परिमाण में अगर त्वरण की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, तब आपका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके का आएगा, यानी तब एस इजिकल टू आपका आएगा ए बी सी डी और ई, ठीक है, ए बी सी डी और ई ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद ये बोला गया था एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ, दूसरा है असमान त्वरित गति से गतिमान एक वस्तु के वेग समय ग्राफ। इसमें मेनली जो उसका शेप होगा वही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके की इसमें जो है सीधी रेखा नहीं रहेगी, किसी भी तरीके का हो जाएगा। यहाँ पे तो देखिए घटते हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आगे देखिए, अब यहाँ बोला गया है एक समान वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु एक समान रूप से वृत्तीय गति कर रही है तब इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है, ठीक है, तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। जैसे जैसे उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी उसी के बेस में ही उसका वेग में परिवर्तन होगा। इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है। क्योंकि आप देखेंगे कि एक वृत्त जो होता है उसके हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती रहती है, ठीक है। तो जब हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन में परिवर्तन की वजह से हो रहा है। तो इसी वजह से हम इसको ये कह सकते हैं कि जो एथलीट है वो त्वरित गति का एक उदाहरण है जो कि वृत्तीय पथ पर मूवमेंट कर रहा है। अब जैसे एक एथलीट है जो कि आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ है जिसको चक्कर वो टी सेकंड में लगाता है, तब उसका फॉर्मूला, तब उस समय उसका वेग क्या हो जाएगा। जब ये वृत्तीय गति वाला जो है फॉर्मूला पूछा जाता है वेग, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा v इजिकल टू 2πr/t, ठीक। फिर देखिए, जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। और जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की
दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती है, क्योंकि वृत्तीय जो पथ होता है उसके हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो इसी वजह से पत्थर को जब उस पर घुमाया जाएगा तो उसकी भी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, और जिस जगह जिस डायरेक्शन में उसको छोड़ा जाएगा उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ जाएगा। पत्थर को जैसे घुमाते घुमाते उसके बाद उसको छोड़ दिया जाए, तो जिस डायरेक्शन में उसको छोड़ा जाएगा उसी में ही वो आगे बढ़ जाएगा, फिर वापस वो राउंड नहीं घूमेगा। ठीक है, तो उसी में ही एग्जाम्पल में ये बताया गया है, चंद्रमा और पृथ्वी की जो गति होती है वो, और पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ कोई साइकिल सवार, ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, वृत्तीय गति के। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो आपका ये जो चैप्टर है मोशन वाला, उसमें बहुत बेसिक चीज़ें 9th क्लास में दी गई थी, तो बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। खाली आपका अगर न्यूमेरिकल में जो बहुत सारी हेल्प करेगा, इनके जो बेसिक बेसिक जो टर्म्स हैं वो हेल्प करेंगे। दूसरा इनके फॉर्मूले और साथ ही साथ जो मात्रक इसमें दिए गए हैं वो इसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।